अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपके साथ कोर्स डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिशन एंड कॉम्प्रिहेंशन सेकेंड सेमेस्टर। हमारा ये आपके साथ थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वोकेबुलरी बिल्डिंग। तो जैसा कि कोर्स टाइटल से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोर्स है कॉम्प्रिहेंशन एंड कंपोजिशन। मतलब कि रीडिंग के थ्रू लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को हमने बेहतर बनाना है और राइटिंग के थ्रू जो लैंग्वेज प्रोड्यूस करनी है, इन दोनों स्किल्स को हमने बेहतर करना है। अगर हम लैंग्वेज स्किल्स की बात करें ना, जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कोई भी लैंग्वेज सीखने के या कोई भी लैंग्वेज पर अबूर हासिल करने के, तो वो उन एलिमेंट्स में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ग्रामर और छठा एलिमेंट जो वहाँ पर आता है दैट इज वोकेबुलरी। चारों लैंग्वेज स्किल्स हैं, ग्रामर है और वोकेबुलरी है। तो इस हवाले से वोकेबुलरी जो है वो एक अहम एलिमेंट है कि जब तक हमें वोकेबुलरी से क्या मुराद है, वर्ड्स, जिसको हम लेक्सिकल आइटम भी कह सकते हैं। जैसे देखो लफ्ज़ है बुक, तो बुक जो है वो एक वोकेबुलरी है। बुक जो है वो एक वोकेबुलरी आइटम है। बुक जो है वो एक लेक्सिकल आइटम है। बुक जो है वो एक वर्ड है और ये मजमुआ है 4 लेटर्स का। ठीक है, तो लेटर्स मिलाकर हमें वर्ड्स बना कर देते हैं, जिसको हम लिंग्विस्टिक्स की ज़ुबान में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन होती है कि वर्ड्स किस तरह से बनते हैं। तो इस हवाले से वोकेबुलरी जो है वो एक अहम एलिमेंट है, क्योंकि हम वोकेबुलरी को पढ़ेंगे, समझ सकेंगे, समझने के काबिल होंगे तो हम बेहतर तरीके से ज़ुबान इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस हवाले से हमें उन स्किल्स पर अमल करने की ज़रूरत है जिनके थ्रू हम अपनी वोकेबुलरी को बेहतर बना सकते हैं। बुक जो है वो हम आपके साथ पहले डिस्कस कर रहे हैं। पेज नंबर है इस पर 56, चैप्टर नंबर 2। इसमें हम वोकेबुलरी बिल्डिंग स्किल्स पढ़ेंगे। इसमें पहली स्किल जो है वो आ रही है वोकेबुलरी एक्सटेंशन मेथड। अच्छा जी, वोकेबुलरी एक्सटेंशन मेथड क्या है कि किस तरह से हम अपनी वोकेबुलरी को एक्सटेंड कर सकते हैं, हम अपनी वोकेबुलरी को बढ़ा सकते हैं। जिसमें राइटर ने पहली चीज जो हमें कही है वो है वर्ड फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मॉर्फोलॉजी स्टडी है वर्ड्स फॉर्मेशन की, तो इसमें फिर हम क्या पढ़ते हैं, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि किस तरह से वर्ड्स बनाए जाते हैं। तो उसमें जो चीज आ रही है दैट इज प्रीफिक्स और सफिक्स। ये बिल्कुल वही चीज है जिसको उर्दू में आपने साबके और लाहके पढ़े होंगे कि वो चीज जो रूट के साथ, जड़ के साथ, वो लफ्ज के बुनियादी हिस्से के साथ शुरू पर आती है तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। जैसे कंप्लीट के शुरू में अगर हम इनकम्प्लीट लगा दें तो वो मुकम्मल से नामुकम्मल बन जाएगा। तो जो इन यहाँ पर लगा है वो प्रीफिक्स लगा है। इसी तरह अगर इस्टेब्लिश, जो कि ग्रामेटिकली एक वर्ब है, अगर इसके एंड पर मैं मेंट लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट, और वो नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं कि वर्ड फॉर्मेशन के तरीके पढ़ा रहे हैं, किस तरह से लफ्ज बनाए जाते हैं। तो जो मेंट है वो सफिक्स है। इसी तरह जब प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लगाए जाते हैं तो ग्रामेटिकल कैटेगरीज चेंज होती हैं। आप ये लेक्चर सुन के, तो आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट होगी कि आप मुझे ढूंढ के बताओ कि मॉर्फीम्स क्या होते हैं और डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स क्या होते हैं। अगर आप ये चीज़ पढ़ लोगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा कि मॉर्फोलॉजी क्या है और वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, किस तरह से वर्ड्स बनते हैं, और आपके इल्म में इजाफा होगा और आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको बेहतर तरीके से लैंग्वेज
समझ आएगी। तो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की एग्जांपल्स भी हैं पेज नंबर 58 पर। इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह हम एक ग्रामेटिकल कैटेगरी से दूसरी ग्रामेटिकल कैटेगरी डिराइव करते हैं, डेरिवेशनल मॉर्फिम्स लगते हैं और नई वर्ड्स की कैटेगरीज बनती हैं। उसके बाद हमें, तो जब वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज होती है तो उसको लेक्सिकल एस्पेक्ट कहते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज क्या है जिसको हम बोलते हैं सिमेंटिक एस्पेक्ट्स। सिमेंटिक का मतलब होता है वर्ड का मीनिंग। तो जैसे लफ्ज का मतलब चेंज होता है, इसमें दो चीजें आती हैं जिसको बोलते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम क्या होते हैं जिसको उर्दू में कहा जाता है मुतरादफ अल्फाज, और एंटोनिम्स क्या होते हैं जिसको उर्दू में कहा जाता है मुतजाद अल्फाज। तो एंटोनिम्स ऑपोजिट मीनिंग देते हैं और सिनोनिम जो है वो सिमिलर या सेम मीनिंग देते हैं कि लफ्ज का मतलब मिलता जुलता होता है। तो जैसे कि लुक, वॉच, सी, ग्लेयर, स्टेयर, गेज, ये सारे क्या हैं, ये सिनोनिम्स हैं। और इनको पढ़ने का, मेमोराइज करने का फायदा क्या होगा कि हम चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर हमें सिर्फ लुक का मतलब पता हो और अगर किताब में कभी वॉच आ जाए तो हम कहेंगे कि भाई इसका तो मुझे मतलब नहीं पता। इस तरह से हमें सिनोनिम्स मालूम होने चाहिए, तो हम अपनी राइटिंग में भी वेरिएशन और क्रिएटिविटी ला सकते हैं और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी हमारा बेहतर हो सकता है। तो ये दो कैटेगरीज होती हैं जिनको समझना हमारे लिए बेहतर होगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। फंक्शनल इंग्लिश में ये चीज़ आती है, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा फ्रेज और क्लॉज। तो किस तरह हम क्लॉज को फ्रेज के साथ रिप्लेस करते हैं या फ्रेज को क्लॉज के साथ रिप्लेस करते हैं, इसी तरह वो फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंस जो है वो एक वर्ड के साथ भी रिप्लेस हो सकता है। जैसे ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब क्या होता है जी, जो काबिल समात हो, जिसको सुना जा सकता हो। तो फिर हम अगर इसको एक फिक्रे में या क्लॉज में लाना चाहेंगे तो थिंग दैट इज ऑडिबल, थिंग विच कैन बी हर्ड, तो ये हमने इसको क्लॉज बना दिया। जैसे ईटेबल, थिंग विच कैन बी ईटन, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है कि हम उसको एक वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ये पेज नंबर 63 पर हमें इसकी एग्जांपल दी गई हैं जिनको हम सुन के बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो दैट इज वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड। अच्छा, जो आपने इंटर में, मैट्रिक में पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़े होंगे, तो वो पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, दोज आर यूजुअली कंफ्यूजिंग वर्ड्स के जिनका कोई एक आध लेटर चेंज होने से उनका मीनिंग जो है वो चेंज हो रहा होता है, उनका यूजेज चेंज हो रहा होता है। तो हमें उनके मीनिंग को और उनके यूजेज को समझना है ताकि बेहतर तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सके, ताकि हमें उनका फ़र्क पता चले। जैसे डियर और डियर दोनों सिर्फ एक लेटर के चेंज होने से उनका मीनिंग चेंज होता है। तो अगर हम इनके डिफरेंस को समझ लेंगे तो हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं लैंग्वेज लर्निंग में। नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज होमोफोन, जिसका साउंड सेम होता है। फोन मतलब साउंड होता है ना, तो होमो मतलब सेम, सिमिलर। तो जी होमोफोन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड सेम है, जैसे डियर और डियर। जैसे आई, आई मतलब मैं, और आई, आई मतलब आंख। तो इनके जो मीनिंग है वो डिफरेंट है लेकिन उनका साउंड सेम है। आपकी एक्टिविटी में ये होगा कि आप होमोफोन, होमोग्राफ और होमोनिम तीनों का फर्क ढूंढकर इस पे वर्क करो तो आपकी लर्निंग जो है वो बेटर हो जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रेटजीज हैं जिन पर अमल करके अपनी वोकैबुलरी बनाई जा सकती है। उसके अलावा आप कंसल्ट करोगे पेज नंबर
68 जहाँ पर उन्होंने कॉन्सोनेंट साउंड्स के सिंबल्स दिए हुए हैं, उनको समझना बेहतर होगा। तो जैसे देखो लेटर हैं इंग्लिश में 26 लेकिन साउंड्स हैं 44। तो जैसे दिस और थिंक, लेटर टी एच सेम है लेकिन साउंड उनका डिफरेंट है। तो ये चीज़ समझना बेहतर होगा ताकि आप इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ। थोड़ा सा लेक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सुनो, इसको समझने की ट्राई करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करो, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, ये आपका वोकेबुलरी डेवलपमेंट का टॉपिक था, इंशाल्लाह ये कवर हो गया। और इसके अलावा आप मज़ीद इंटरनेट से कंसल्ट करके मज़ीद स्ट्रेटजीज भी देख सकते हो और उन पर अमल कर सकते हो, किस तरह से हम अपनी वोकेबुलरी बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।